बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आइए सुनते हैं आज की सच्ची खौफनाक कहानी। कहते हैं कि कभी कभी एक इंसान की गलती का खमियाजा दूसरे को भुगतना पड़ता है। मेरी छोटी बहन सबीहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबीहा मुझसे 5 साल छोटी थी। जब मेरी उम्र 23 साल थी, वो तकरीबन 18 साल की थी। उस पर हुस्न टूट कर बरसा था। उसकी जवानी बाग पर आई हुई बहार के जैसी थी, निहायत तरोताज़ा और खूबसूरत चेहरे के साथ। वो ख़ानदान भर की खूबसूरत तरीन लड़की थी। ख़ानदान की तकरीबन सभी औरतें उसे अपनी बहू बनाना चाहती थीं। मेरी बहन सबीहा लाखों में एक सूरत वाली थी, तभी हर घर से उसके लिए रिश्ता आता, जबकि मेरे लिए अव्वल तो कोई रिश्ता आता नहीं था। आता भी तो वो लोग सबीहा को पसंद करके चले जाते। हालांकि मैं भी शक्ल सूरत में किसी से कम तो नहीं थी, मगर सबीहा की बात ही कुछ और थी। मुझे लगता था सबीहा के होते हुए मेरी रौनक ऐसे मान पड़ जाती है जैसे चांद की मौजूदगी में सितारों की। बहरहाल अब मुझे अपनी ज़िंदगी में खुद ही कुछ करना था। मैं इस कोशिश में रहने लगी कि किसी नौजवान को अपनी जुल्फ़े गिराह का सीर बना लूँ, उसे अपनी मोहब्बत में इतना दीवाना कर दूँ कि उसे सबीहा का हुस्न भी नज़र न आए और वो अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दे। बड़ी कोशिशों के बाद एक नौजवान जो कि एक माकूल नौकरी पर फाइज था, आखिर मेरे हाथ आ ही गया। ये काफ़ी सीधा साधा लड़का था। देहात से नौकरी करने शहर में आया था। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से था। औरतों की इज़्ज़त करने वाला शमशाद पहली ही नज़र में मेरे दिल को भा गया था। लेकिन वो ज़िद्दी तबीयत का मालिक था, अक्सर मिलने की ज़िद करता। मुझे उससे बात करते हुए तकरीबन 3 महीने का अरसा ही गुज़रा था। तभी एक रोज़ मुझे शमशाद की जानिब से इत्तला मिली कि वो ईद करने गांव जा रहा है। ऐसे में मुझे उसकी बात का भरम रखना था, उससे मिलने के लिए जाना था। लेकिन मसला ये था कि उससे मुलाकात कहाँ की जाए। आसपास की तमाम जगहें गैर महफूज थीं, क्योंकि वहाँ मेरे रिश्तेदार भी हो सकते थे, जबकि शहर से दूर में जा नहीं सकती थी। ऐसे में मुझे मेरी बहन सबीहा ने एक उम्दा मशवरा दिया। कहने लगी, यहाँ पास ही एक खाली मकान है। इस मकान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जन्नात वगैरह का बसेरा है। लोग वहाँ आते जाते नहीं हैं। हालांकि काफ़ी खूबसूरत मकान है, अंदर से काफ़ी खुला और कुशादा है। अरे वाह! सबीन के बात करने पर मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। वो भी पुरजोश होकर बताने लगी, हाँ ना बाजी, मेरी स्कूल की सभी दोस्तें इस किस्से से वाकिफ़ हैं। ब्रेक टाइम हम लोग जिन्नात के किस्से सुन रहे थे तो नौरीन ने हमें इस मकान से मुंसलिक एक वाक़या सुनाया। बाजी, शायद वहाँ वाकई जिन रहते हों, इसीलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन आप जा सकती हैं। उसने आंख मारते हुए मुझे कहा तो मैं खुशी से निहाल हो गई। फरते जज्बात से सबीन को गले से लगा लिया। अरे सबीन तो कितनी अच्छी है, मेरी प्यारी बहन। मैं उसे खूब प्यार करने लगी। मैं उसी वक्त कमरे में गई, शमशाद को फ़ोन किया और उसे ये खबर दी कि हम उस खाली मकान में मिल सकते हैं जहाँ जन्नात की मौजूदगी की वजह से कोई भी नहीं जा पाता। शमशाद गांव का लड़का था। कहने लगा, क्या तुम पागल हो गई हो? आसिफ ज़दा घर में मिलोगी तो कोई न कोई पेचीदगी हो जाएगी। मगर मैं शहर की लड़की थी, मॉडर्न तहजीब में पढ़ी लिखी, इसलिए मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने जब शमशाद को बुज़दिली का ताना दिया तो वो मुझसे उस खाली प्लॉट वाले मकान में मिलने पर राज़ी हो गया। तय ये पाया कि जुमे के वक्त जब लोग इधर उधर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो वो नज़र बचाकर वहाँ मकान में आ जाएगा। मैं वहाँ पहले से मौजूद होंगी, मेरे साथ सबीहा भी होगी। सब कुछ ठीक था। तयशुदा प्लान के मुताबिक अगले दिन मैं और सबीहा खाली प्लॉट वाले मकान की तरफ चल दिए। मकान खस्ता हाल था। बाहर से जितना बोसीदा नज़र आता था, अंदर से भी उतना ही हैबतनाक था। न जाने कब इसकी तामीर रोक दी गई थी। मकान अंदर से अंधेरे में डूबा हुआ था। ये भी काफ़ी हैरत की बात थी। हालांकि इस मकान के आसपास कोई दरख्त वगैरह नहीं थे, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची और खौफनाक थीं कि किसी भूत बंगले का गुमान होता था। थोड़ी देर के बाद शमशाद के कदमों की आहट सुनाई दी। यहाँ पर क्योंकि सन्नाटा होता था, सो आने वाले का फ़ौरन ही पता चल जाता था। शमशाद करीब आ रहा था। मैंने अपनी बहन सबीहा को इशारा किया।
वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाजी, मैं तब तक साथ वाले कमरे में जिन्नू से मिलती हूँ। वो मुस्कुराती हंसती बाहर निकल गई। मैं बस सर झुकाकर रह गई। शमशाद कमरे से दाखिल हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुझसे मिलने को बेताब था। यह अगरचे कोई मिलने की अच्छी जगह नहीं थी, मगर मैं नीचे पत्थर पर बैठ गई। वो भी मेरे सामने ही बैठ गया। मुझसे बातें करने लगा। कहने लगा, तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। मिलकर बताना ज़रूरी था, क्योंकि मिले बगैर फ़ोन पर बताता तो इस खुशी का मज़ा ही ना था। लंबी तमहीद के बाद मुझे शमशाद ने बताया कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपने घर वालों से भी बात कर ली है और इस बार जब वो अपने घर जाएगा तो उन्हें मेरी तस्वीर भी दिखाएगा। ये कहकर शमशाद मुझे खुशी से देखने लगा। मैंने भी जज्बात में आकर उसका हाथ थाम लिया, लेकिन इससे पहले कि कोई और पेशरफ्त होती, साथ वाले कमरे से चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख सुनकर मैं डर गई, क्योंकि ये मेरी बहन सबीहा की आवाज़ थी। मैं शमशाद को बताना ही भूल गई थी कि मेरे साथ सबीहा भी आई थी। मैं उल्टे कदमों दूसरे कमरे की तरफ भागी। मेरे पीछे पीछे हवास बागता शमशाद भी आया। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? शमशाद, मेरे साथ मेरी बहन भी आई थी, जल्दी चलो, वो दूसरे कमरे में थी। मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गया। हम दूसरे कमरे में पहुँचे। वहाँ भी तारीकी का राज था। अजीब सा घर था। हर कमरे में लकड़ी की बू रची हुई थी। हालांकि ये घर रेत और पत्थर से बना हुआ था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। नीम अंधेरे में सबीहा को टटोलते हुए मैं घसीट कर बाहर लाई। मैंने देखा उसकी आंखें बंद थीं। वो बेहोश हो चुकी थी। उसके दिल पर हाथ रखा। वो तेजी से धड़क रहा था। सबीहा को बेहोश देखकर मैं परेशान हो गई। शमशाद भी मुंह लटकाए खड़ा था। अब क्या होगा शमशाद? मैंने फिक्रमंदी से उसे देखा। तुम यहीं रुको, मैं किसी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। नहीं शमशाद, मसला हो जाएगा। तुम बुला कर लाओगे तो मोहल्ले का कोई न कोई आदमी अब्बा को इत्तला कर देगा। तुम जाओ, मैं इसे खुद ही संभालूंगी। तुम ज़रा फासले पर रहना, मैं देख लूँगी। अगर कोई मसला हुआ तो तुम्हें आवाज़ देकर पुकार लूँगी। मैंने शमशाद को कहा और उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। वो ना चाहते हुए भी आगे की जानिब चल पड़ा। मैंने सबीहा को घसीटकर अपने कंधे पर डाला। एक बाजू से उसे सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए वहाँ से चलने लगी। सबीहा का जिस्म भारी हो रहा था। हालांकि वो एक धान पान सी लड़की थी। मैं उसे एक हाथ से उठा लेती थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, मगर न जाने आज क्यों उसका वजूद मुझे भारी लग रहा था। उसके हाथ पाँव और जिस्म मामूल से ज़्यादा ठंडे थे। मैं ये देखकर घबरा गई। खुदाया, कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए। बड़ी मुश्किलों से मैं उसे अगली गली तक लाई। वहाँ जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत बाहर निकली। मैंने उससे मदद की दरख्वास्त की। सबीहा को लेकर अंदर गई। ये औरत हमारे मोहल्ले ही की थी। कहने लगी, क्या हुआ बिटिया? सबीहा की यह हालत कैसे हुई? आंटी मुझे सर से पांव तक घूर रही थी। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं उन्हें क्या जवाब देती? सबीहा को लेकर जिन्नात वाले घर में मैं ही गई थी। और गई क्यों थी ये मैं किसी को बता नहीं सकती थी। पता नहीं आंटी, बस शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। खैर आंटी जल्दी से शरबत बना कर ले आई। मैं उसका चेहरा थपथपाने लगी। सबीहा को होश नहीं आ रहा था। मैंने उसके मुंह से पानी लगाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सबीहा की आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे वो कुछ भी ना जानती हो और अभी अभी नींद से जागी हो। मैंने उसे पानी पिलाया तो एक ही सांस में पी गई और फिर खुद ही उठकर घर की जानिब चलने लगी। उसके इस रवैये ने मुझे हैरान कर दिया। सबीहा के कदम उठाने का अंदाज भी अजीब था। वो यूं चल रही थी जैसे अपनी मर्जी से ना जा रही हो, बल्कि किसी रोबोट की मानित चली जा रही हो। उसके कदम मन मन के भारी हो रहे थे। घर पहुंचकर मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो अजीब नज़रों से मुझे घूरने लगी। सच पूछिए, उस लम्हे मुझे भी उससे खौफ आने लगा। अम्मी ने दरवाज़ा खोला। वो भी उसकी बदली हुई हालत देखकर समझ गई कि कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। मुझसे पूछा। मैंने कहा गर्मी की वजह से ये हालत हुई है। सबीहा ने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधा जाकर अपने कमरे के बिस्तर पर ढह गई। मैं उसके पीछे पीछे गई। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। कमरे में जाते ही वो नींद की वादियों में खो गई। मैं उसे देखती रह गई। अम्मी से उसकी थकन का बहाना कर दिया, लेकिन दिल बहुत परेशान था। शमशाद के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि क्या तुम खैरियत से घर पहुंच गई? मैं उसे भी इत्तला देना भूल गई थी। खैर मैंने जल्दी से उसे बताया
کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد میری شمشاد سے بات نہ ہوئی، صرف اور صرف سبیحہ کی فکر تھی۔ سبیحہ کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ سبیحہ کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، ایسا لگتا تھا اسے کسی گہرے صدمے نے آن لیا ہو۔ ہم نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، 1000 علاج کروائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ 3-4 دنوں میں سبیحہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اب ہمیں دم درود آزمانا پڑا، کیونکہ اب جسمانی علاج سے ہم تھک گئے تھے۔ رشیدہ اماں کے کہنے پر روحانی علاج کا سہارا لیا۔ مولوی صاحب کو گھر بلایا۔ انہوں نے سبیحہ کی نبض دیکھی تو کہنے لگے، اس پر بہت سخت جن عاشق ہو گیا ہے۔ وہ جن زیادہ اس قدر ضدی ہے کہ جب تک کسی لڑکی کی جان نہ لے لے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی یہ مخلوق ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اسے کسی ایسی مقام پر لے جایا گیا جہاں مکمل طور پر جنات کا بسیرا تھا۔ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جنات سے چھیڑخانی نہ کی جائے، بلکہ اس لڑکی نے جنات کی حدود میں دخل اندازی کی ہے۔ مولوی صاحب کہتے جا رہے تھے اور میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے، سبیحہ بیچاری میری وجہ سے ہی میرے ساتھ گئی تھی۔ اس نے تو میرے بھلے کے لیے، میرے دل کی خوشی کے لیے یہ کام کیا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا۔ بہرحال علامہ صاحب کے کہنے پر ہم نے اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیے۔ تعویذ باندھنے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی کہ اگلی روز اماں ابا کسی کام سے گھر سے باہر گئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ فقیر کی آنکھیں عجیب سی تھیں، جیسے کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ بنا سوچے سمجھے، بنا میری اجازت کے آندھی طوفان کی طرح گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں مارے خوف کے تھر تھر کام کر رہ گئی۔ فقیر کا قد اور حلیہ عجیب و غریب سا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی، آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، جبکہ قدم ایسے تھے جیسے کسی جانور یا درندے کے ہوں۔ اس کا رخ سیدھا سبیحہ کے کمرے کی طرف تھا۔ میں کام کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ خیر کرنا، یہ کیا معجزہ ہے۔ میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے لپکی۔ رکو بابا، رک جاؤ، تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ مگر بابا، میری سننے والا کہاں تھا؟ وہ سیدھا سبیحہ کے کمرے میں پہنچا۔ اسے دیکھ کر جیسے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس نے دور سے اپنے کشکول سے نمک کے دانے جیسی کوئی چیز نکالی، مٹھی بھر سبیحہ کے چہرے پر پھینک دی۔ سبیحہ تڑپ کر رہ گئی۔ میں بے بس کونے میں کھڑی تھی، سوائے رونے چیخنے چلانے کے میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ فقیر نے کچرتی سی نظر مجھ پر ڈالی اور جھومتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی، مگر وہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے واپس سبیحہ کے پاس آئی تو اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا اسے سانس نہ آ رہی تھی۔ پھر اس کی نبض چیک کی تو جیسے میری روح فنا ہو گئی۔ سبیحہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں چیخیں مار رہی تھی۔ پڑوسی بھی اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سب کو بتا دیا کہ فقیر والا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد سبیحہ کو سانس نہیں آ رہی۔ سب مجھ سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے۔ اماں کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ وہ اور ابا دوڑے دوڑے گھر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی، لیکن سبیحہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اماں ابا کے پوچھنے پر میں نے انہیں سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ گھر میں صفے ماتم بچ گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، خود کو کوس رہی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آہوں اور سسکیوں کے سائے میں سبیحہ کا جنازہ اٹھا تو میں اپنے قدم روک نہیں پائی۔ مردوں کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگی۔ مجھ پر ایک جنون سا طاری تھا۔ عورتوں نے مجھے لاکھ منع کیا، مگر میں قبرستان چلی گئی۔ دیر تک وہاں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ گھر سے میری 2-3 چچا زاد بہنیں مجھے لینے بھی آئیں۔ میں نے ان سے آخری بار یہاں بیٹھنے کی ضد کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک عجیب و غریب سایہ سبیحہ کی قبر کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ میں صاف اسے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی چچا زاد بہنوں کو بھی اس طرف اشارہ کر کے کچھ دکھانے کا کہا، مگر وہ دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے دیکھا وہ سایہ سبیحہ کی قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آن کی آن اس نے ایک ہی ہاتھ سے قبر کی سلیں الٹ دیں، اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں، سبیحہ زندہ سلامت قبر سے نکل کھڑی ہوئی۔
اس نے کفن کی جگہ خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اس آنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور خرامہ خرامہ مسکراتی ہوئی قبرستان کے عقب میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس منظر نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میں نے چیخ کر اپنی چچا زاد بہنوں کو بتایا۔ انہوں نے بھی دیکھا، قبر پھٹ چکی تھی، اس میں صبیحہ موجود نہیں تھی۔ ہم نے محلے والوں کو، باقی رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ سب اس بات کے گواہ تھے کہ صبیحہ کی تازہ قبر میں سے لاش غائب تھی۔ اس معاملے کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ کافی عرصہ اماں پر اس واقعے کا سخت اثر رہا۔ آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ صبیحہ کو ہم سے بچھڑے ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں اور شمشاد آج بھی اسے یاد کر کے اداس ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔